प्रिय बच्चों, आज हम लोग रसायन शास्त्र वर्ग दशम का हम लोग दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसको इंग्लिश में हम लोग इस चैप्टर का नाम देते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। जैसे देखिए, अगर हम लोग प्रकृति में देखें, नेचर में अगर देखा जाए, तो जितने पदार्थ हैं उनको हम लोग उनके रासायनिक गुणों के आधार पर तीन वर्ग में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। रासायनिक गुणों के आधार पर रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को हम लोग तीन भाग में विभाजित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ पदार्थ को हम लोग देखते हैं कि खट्टे होते हैं, कुछ पदार्थ तीखे होते हैं, कुछ पदार्थ टच करने पर, छूने पर साबुन जैसे होते हैं, लेकिन कुछ नहीं होते हैं। कुछ पदार्थ में नहीं खट्टे का गुण होता है, नहीं तीखेपन का गुण होता है। तो हम लोग आज इन प्रकृति के आधार पर पदार्थों को अगर देखें तो तीन प्रकार होते हैं। और पहला है अम्ल, दूसरा है क्षारक एवं तीसरा है लवण। अब जैसे देखिए, कभी कभी हम लोग अगर देखें तो घर में आपको चींटियां काट लेती हैं या मधुमक्खी काट ले तो आप परेशान हो जाते हैं। तो आप उस वक्त कौन सा पदार्थ लगाते हैं और क्यों उस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? इसी भांति कभी कभी घर में अगर मान लिया जाए मुर्गा बने या मछली बने या कोई भी स्वादिष्ट व्यंजन, आपको फुलौरे बने घर में, तो क्या होगा, कभी कभी आपको स्वाद इतना अच्छा लगता है कि आप अधिक खा लेते हैं और आपको क्या महसूस होता है? पेट में जलन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वहां अम्लीयता अधिक हो जाती है। तो उस वक्त में आप कौन सा पदार्थ प्रयोग करते हैं ताकि अम्लीयता कम हो जाए और क्यों करते हैं? इन सारे प्रश्नों का अध्ययन हम लोग इस चैप्टर में करने जा रहे हैं और हम लोग इन तीनों पदार्थों को वन बाय वन अध्ययन करेंगे। इन अम्लीय अथवा क्षारक तथा लवण को पहचानने के लिए हमें कुछ रासायनिक पदार्थों की जरूरत पड़ती है। उस रासायनिक पदार्थ को हम लोग सूचक कहते हैं। सूचक इंग्लिश में उसे इंडिकेटर कहते हैं। इंग्लिश में उसे हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सूचक से क्या समझते हैं? तो वैसे रासायनिक पदार्थ जिनका रंग अम्ल या क्षार से अभिक्रिया करने से परिवर्तन हो जाता है, उसे सूचक कहते हैं। मतलब ये वैसे रासायनिक पदार्थ हैं जब अम्ल या क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो उनके रंग में परिवर्तन हो जाता है और इस तरह से हम अम्ल और क्षार को पहचानने में हमारी मदद करते हैं। अतः इन्हें हम लोग सूचक कहते हैं। अब सूचक प्राकृतिक भी हो सकता है या संश्लेषित भी हो सकता है। तो प्राकृतिक सूचक में हम लोगों को पढ़ना है, पहला लिटमस और हल्दी के विषय में पढ़ना है।
इसके साथ साथ प्याज भी हो सकता है प्राकृतिक सूचक, या लाल रंग का जो पत्ता गोभी होता है, या वैनिला तेल होता है, या फिर आपको लवंग है, ये भी आपको प्राकृतिक सूचक हो सकते हैं। इसके साथ साथ संश्लेषित और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, संश्लेषित सूचक फिनोप्थिलीन हो सकता है, या हमारा मेथिल ऑरेंज हो सकता है, जो कि हम लोग प्रयोगशालाओं में प्राय यूज करते हैं। तो हम लोग इन सभी का अम्ल और क्षार के साथ इनके रंग को देखने जा रहे हैं 1 by 1 करके, और हम लोग इनका अध्ययन करेंगे। प्रिय बच्चों, आप यहां ध्यान देंगे कि लिटमस का जो प्राकृतिक रंग होता है वो कैसा होता है, बैंगनी रंग का होता है। बार बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, अतः आप इन्हें विशेषकर ध्यान देंगे कि इसका लिटमस का प्राकृतिक रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है। अब देखिए, इसको जब हम लोग अम्ल के साथ, लिटमस को जब हम लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जब भी किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह लाल रंग का हो जाता है, यह लाल रंग का हो जाता है। और जब किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो यह नीला रंग का हो जाता है, नीला रंग का हो जाता है। तो अब यहां देखिए, हमको जो प्रयोगशाला में लिटमस के 2 पेपर मिलते हैं, लाल और नीला लिटमस पेपर, वो हमें कैसे मिलता है? तो हम क्या करते हैं, जो लिटमस है बैगनी कलर का, उसको हमने अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया तो हमें कैसा मिल गया, लाल रंग मिला, लाल रंग सॉल्यूशन मिल गया। इसी के साथ साथ जब हमने क्षार के साथ अभिक्रिया कराया तो ये क्या हो गया, हमें नीला रंग मिल गया। अब इसमें हम लोग पेपर को डीप कर लेते हैं, डीप करके उनको मतलब डुबो लेते हैं पेपर को और सुखा लेते हैं, तो पेपर कैसा होगा, अगर इसमें डुबाया तो हमें लाल लिटमस पेपर मिल गया, और जब हमने इसमें डुबोया तो हमें नीला रंग का लिटमस पेपर मिल गया। और यह हमारा फिर अब आगे अम्लीय और क्षारक पदार्थों को पहचानने में प्रयोगशालाओं में हमें मदद करते हैं। अब हम लोग अम्ल एवं क्षार का लिटमस पत्र पर प्रभाव का अध्ययन करेंगे कि ये लाल और नीले जो लिटमस पत्र है उस पर क्या शो करते हैं। तो हम लोग देखें, जो अम्ल है वो नीला लिटमस पेपर पर अगर उसका कुछ बूंद डाला जाए तो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग अम्ल को क्या करें कि लाल लिटमस पत्र पर डालें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरह हम लोग देखें, इसी प्रकार तो जो क्षार है उसको अगर हम लोग नीला लिटमस पत्र पर डालें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु अगर हम लोग क्षार को लाल लिटमस पत्र पर डालें तो वह नीला हो जाता है, वह नीले रंग का हो जाता है। अब देखें, अगर शॉर्टकट आपको प्रैक्टिस करना है तो अम्ल को क्या कहते हैं, एसिड, इंग्लिश में एसिड, और नीला को इंग्लिश में ब्लू, और लाल को रेड। तो अबर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। अबर, एसिड टर्न, जो हिंदी का वर्ड अबर है, आप बहुत प्रयोग करते होंगे, तो ये क्या है, अबर, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। इसी तरह आप यहां याद कर सकते हैं, क्षार का होता है बेस, बी, और आपको लाल के लिए आर, और फिर क्या हुआ, नीला मतलब ब्लू, BRB, अबर एंड एक अबर याद हो गया तो आपको दूसरा अल्टीमेटली याद रहेगा, बेस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू कलर। जो लिटमस सॉल्यूशन है यह एक लाइकेन पौधा है, उससे निकाला गया है, और लाइकेन पौधा ब्रायोफाइटा एक प्लांट का डिवीजन है, उससे ऑब्टेन किया गया है। तो इसको लिटमस, जो लिटमस है वो कहां से लिया गया है, लिटमस एक हिंदी में लीचेन कहते हैं, लीचेन, इंग्लिश वर्ड इसका स्पेलिंग है LICHEN। तो ये लाइकेन पौधा से लिया गया है, जिसका प्राकृतिक कलर हमने बताया आपको कैसा होता है, बैंगनी रंग का होता है, प्राकृतिक रंग बैंगनी होता है। लेकिन प्रयोगशालाओं में आपको लाल और ब्लू रंग का, जो नीला रंग का लिटमस पत्र होता है, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये क्या होता है, इसका प्राकृतिक रंग बैंगनी होता है, और हम लोग अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके उसको लाल और नीला में बदलते हैं।
अब दूसरा सूचक है हल्दी। तो हल्दी का हम लोग देखते हैं, हल्दी का प्राकृतिक रंग पीला होता है, प्राकृतिक रंग पीला होता है। अब हल्दी देखिए हम लोग घर में दाल बनाने या सब्जी बनाने हर जगह प्रयोग करते हैं, खाने के पदार्थों में मैक्सिमम जगह प्रयोग करते हैं आप। तो अब देखिए हल्दी का पीला रंग है, हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं और कभी गलती से कपड़े पर थोड़ा सा सब्जी गिर जाए या दाल गिर जाए और फिर आप क्या करते हैं, उसको साबुन से आप साफ करने जाते हैं। जब आप साफ करने जाते हैं तो वहां साफ करने पर आप देखते हैं भूरे लाल रंग का हो जाता है। आप इसे साफ करने गए, मान लीजिए कहीं गिर गया शर्ट पर या सब्जी गिरा है, आप उसको साबुन से या सर्फ से साफ कर रहे हैं और यह कैसा हो गया, भूरे रंग का हो गया, भूरे रंग का हो गया। अब देखिए ये भूरे रंग होने का कारण क्या है कि ये जो हल्दी है अम्लीय कंडीशन में यह क्या रहता है, पीला ही रहता है। हल्दी जो है अम्ल अगर रहेगा तो इसका रंग कैसा रहेगा, पीला रहेगा, रंग इसका पीला रहेगा। परंतु अगर इस पर क्षार आ जाए, इसको आप क्षार से अभिक्रिया कर दीजिए तो इसका रंग कैसा हो जाता है, भूरा लाल हो जाता है, भूरा लाल हो जाता है, भूरा लाल रंग का हो जाता है। तो ये मेन कारण क्या है कि जब हम साबुन या सर्फ से साफ करते हैं तो भूरा रंग का हो जाता है। वहां ये जो साबुन है वो किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है और क्षारीय प्रकृति होने की वजह से इसका रंग कैसा हो जाता है, भूरा रंग हो जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। फिर कैसे साफ करते हैं आप उसको, याद कीजिए। तो आप क्या करते हैं, उसको पानी में बार बार साफ करते हैं, तब जाकर के फिर हल्का पीला होता है और धीरे धीरे कई बार जब हम पानी में साफ करते हैं तब जाकर के यह साफ होता है। तो हल्दी भी जैसे हम क्या करेंगे, उसको 2 मिलियन लेकर के हम क्या करेंगे, उस पर डालेंगे। अगर पीला ही रह गया तो या तो वह न्यूट्रल हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, अम्लीय हो सकता है, मतलब हमारा लवण हो सकता है या अम्लीय हो सकता है। लेकिन अगर हम उस पर डालते ही, हल्दी पर डालते ही क्या होगा, भूरा लाल हो गया, इसका मतलब वह विलयन कैसा है, क्षारीय है। तो इस तरह से हमें ये अम्ल और क्षार को पहचानने में मदद करता है। अब हम संश्लेषित इंडिकेटर्स को देखते हैं। जो संश्लेषित इंडिकेटर्स हैं, सबसे पहला है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज को आप देखिए तो अगर अम्ल के साथ देखा जाए तो इसका रंग लाल हो जाता है। अम्ल उस पर डालते ही कैसा हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। परंतु अगर इस पर क्षार डाला जाए, इस पर क्षार डाला जाए तो क्षार के साथ यह कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। तो इस तरह से हमें अम्ल और क्षार को पहचानने में मदद करता है। दूसरा हमारा संश्लेषित सूचक है फेनाफ्थलीन। फेनाफ्थलीन को जब हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा कि वह रंगीन रहता है वैसा ही अम्ल के साथ भी रहता है। परंतु जब हम फेनाफ्थलीन को किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्षार के साथ अभिक्रिया करके यह गुलाबी रंग का हो जाता है, मतलब पिंक हो जाता है। तो इस तरह से यह हमें अम्ल और क्षार को पहचानने में मदद करता है। अब इनके साथ साथ कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम लोग अगर अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कराएं तो उनके सुगंध में परिवर्तन हो जाता है। उन्हें हम लोग गंधीय सूचक कहते हैं, गंधीय सूचक। ऐसे पदार्थ जिनका अम्ल या क्षार से अभिक्रिया करके गंध में परिवर्तन हो जाता है। गंध मतलब सुगंध में
परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हो जाता है। उन्हें हम लोग गंधीय सूचक कहते हैं। गंधीय सूचक कहते हैं। इन्हें इंग्लिश में हम लोग कहते हैं olfactory indicator। olfactory indicator। olfactory indicator। वैसे पदार्थ जिनका सुगंध में परिवर्तन हो जाए अम्ल या क्षार के साथ अभिक्रिया करके उन्हें हम लोग गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे इसका पॉपुलर उदाहरण है प्याज। अगर प्याज को हम लोग लें, प्याज को, और उसका दो छोटे छोटे भाग करके आप ले लीजिए। एक पर आप अम्ल को डाल दीजिए, अम्ल के 2-4 बूंद डाल दीजिए, और दूसरे छोटे वाले पीस पर आप क्या कीजिए, क्षार डाल दीजिए। तो अब हम देखते हैं अम्ल डालने से यहां कोई उसके सुगंध में परिवर्तन नहीं होता है, परंतु जब हम उस पर क्षार डालते हैं तो क्षार डालने पर हम फिर प्याज के सुगंध को पहचान नहीं कर पाते हैं। मतलब उसका सुगंध परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से हम अम्ल और क्षार को उनके सुगंध से हम लोग पहचान सकते हैं, प्याज के सुगंध से पहचान सकते हैं। तो इस तरह से यह एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर हो गया। इसी तरह दूसरा उदाहरण है वैनिला। वैनिला का तेल ले लीजिए। वैनिला बहुत ही खुशबूदार एक तेल होता है, पौधे से प्राप्त होता है। उसको आप क्या कीजिए, उस पर अम्ल डाल दीजिए। अम्ल डालने पर उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु जैसे ही हम क्षार डालते हैं उसका सुगंध बदल जाता है, उसको हम पहचान ही नहीं पाते हैं। तो यहां भी देखिए, यह भी क्या हुआ, यहां हमारा सुगंध वैनिला का परिवर्तन हो गया। अतः वैनिला भी कैसा काम कर रहा है, यह भी एक आपको गंधीय सूचक का काम कर रहा है। तो इस तरह से हम गंधीय सूचक और सिंपल सूचक दोनों का अध्ययन किए। बच्चों, अब हम लोग अम्ल और क्षार की परिभाषा देखते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? तो वैसे पदार्थ, वैसे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीला लिटमस को, तथा नीला लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, उन्हें हम लोग अम्ल कहते हैं। तो वैसे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, sour in taste, SOUR, those substances which are sour in taste and turns blue litmus into red, मतलब ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीला लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, उन्हें हम लोग अम्ल कहते हैं। दूसरा है क्षार। वैसे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा छूने पर साबुन जैसे होते हैं, उन्हें हम लोग क्षार कहते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, कौन सा पदार्थ?
वैसे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा छूने पर साबुन जैसे होते हैं। और यह क्या करता है, यह लाल लिटमस पत्र, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नीला कर देता है। तो इस तरह से ये क्षार कहलाता है। प्रिय बच्चों, अब हम लोग एसिड का अध्ययन शुरू करेंगे। पहला है स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर यह दो प्रकार का होता है। पहला है कार्बनिक अम्ल, और दूसरा है अकार्बनिक अम्ल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बनिक अम्ल। ऐसे अम्ल जो पौधों अथवा जंतुओं से मिलते हैं, उन्हें हम लोग कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जो पौधों अथवा जंतुओं में पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे पहला है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कहां से मिलता है, सिरका से मिलता है आपको। तो यह पौधा से मिला सिरका। इसी तरह फार्मिक अम्ल कहां से मिलता है, चींटियों से मिलता है। इसी तरह से है आपको टार्टरिक अम्ल कहां से मिलता है, इमली से मिलता है। ऑक्जैलिक और ऑक्सलिक अम्ल कहां से मिलता है, तो आपको अंगूर में मिलता है। इसी तरह साइट्रिक अम्ल आपको नींबू या फिर संतरे से मिलते हैं। तो यह कुछ जो कार्बनिक अम्ल हैं उनके उदाहरण हैं। तो ये पौधों से मिलते हैं अथवा जंतुओं से मिलते हैं। इसी तरह लैक्टिक अम्ल दूध से मिलता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि दूध में कौन सा अम्ल मिलता है, तो लैक्टिक अम्ल मिलता है। तो यह हुआ कार्बनिक अम्ल। दूसरा है अकार्बनिक अम्ल। ऐसे अम्ल जो पृथ्वी से मिले खनिज पदार्थों से बने होते हैं उन्हें हम लोग अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। मतलब जो धातु ऑक्साइड हो या जो भी हमारे लवण हो, जो खनिज पदार्थ के रूप में हमारे अर्थ में पाए जाते हैं, पृथ्वी में पाए जाते हैं, उनसे बने हुए अम्लों को हम लोग अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। और इनका उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र होता है HCl। इसी तरह सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। तीसरा है नाइट्रिक अम्ल जिसका सूत्र होता है HNO3। अगला है नाइट्रस अम्ल HNO2। सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। तो ये सभी क्या है, आपको अकार्बनिक अम्ल के उदाहरण हैं और ये सभी काफी हार्मफुल होते हैं, ये हमारे लिए क्षतिदायक होते हैं। अतः हम लोग इनका सावधानी से प्रयोग करते हैं।
पानी में टूटने के क्षमता के आधार पर हम लोग अम्लों को दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। जैसे पहला है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। वैसे अम्ल जो पानी में पूर्ण रूप से, ऐसे अम्ल जो पानी में पूर्ण रूप से टूट जाते हैं तथा अधिक H प्लस एक्वस आयन देते हैं। H प्लस एक्वस आयन देते हैं उन्हें हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे जितने आपको अकार्बनिक अम्ल हैं वो सभी क्या है? प्रबल अम्ल हैं। एक को छोड़ करके तो कौन कौन से यहां प्रबल अम्ल हो गए? जैसे आपको हो गए, उदाहरण में आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, नाइट्रस अम्ल, ये हो गया नाइट्रिक अम्ल, और ये हो गया नाइट्रस अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरस अम्ल, ये सभी क्या है? आपको प्रबल अम्ल हैं। एक ही आपको अकार्बनिक अम्ल है जो कि प्रबल अम्ल नहीं होता है, वो दुर्बल अम्ल होता है, वह है कार्बोनिक अम्ल। तो आप एक लाइन में याद रखिए कि सारे जो अकार्बनिक अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। सिर्फ एक को छोड़ करके, वह है कार्बोनिक अम्ल। नेक्स्ट है दुर्बल अम्ल। इन्हें हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वीक एसिड। तो वैसे अम्ल जो पानी में पूरी तरह से नहीं टूटते हैं, मतलब जो इनकम्प्लीटली टूटते हैं या पार्शियली टूटते हैं तथा कम H प्लस एक्वस आयन देते हैं, उन्हें हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो एक लाइन आप याद रखिए, जितने आपको कार्बनिक अम्ल हैं जो पौधों तथा जंतुओं से पाए जाते हैं, वो कैसे अम्ल हैं? आपको दुर्बल अम्ल होते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र है CH3COOH जो सिरका में पाया जाता है। इसी तरह नाइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल जो पानी में जो मिल्क में पाया जाता है। इसके साथ साथ जो एक हमारा अकार्बनिक अम्ल है जो कि वीक अम्ल होता है, मतलब यह प्रबल नहीं होता है। आपको पता है सारे अकार्बनिक अम्ल क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। परंतु एक ही कार्बनिक अम्ल है जो अकार्बनिक अम्ल है जो कि आपको दुर्बल अम्ल होता है, वह है कार्बोनिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र है H2CO3। तो इस प्रकार ये आपको क्षमता के आधार पर दो अम्ल हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। जितने कार्बनिक अम्ल हैं वो कैसे अम्ल हैं? आपको दुर्बल अम्ल है, तथा जितने आपको अकार्बनिक अम्ल हैं वो कैसे हैं? प्रबल अम्ल हैं। यह जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा अभी, यह डेफिनेशन एक केमिस्ट के द्वारा दिया गया था, उनका नाम है आर्हेनियस। तो यह डेफिनेशन किसके आधार पर है? आर्हेनियस के आधार पर है। तो कई बार अभी इसी साल जो पूछा गया 2020 में ही जो 10वीं वर्ग की परीक्षा में पूछा गया कि आर्हेनियस के आधार पर अम्ल एवं क्षार का प्रकार बताएं। जो वार्षिक परीक्षा के पूर्व टेस्ट परीक्षा हुआ था, उसी में यह क्वेश्चन इसी साल 2020 में ही पूछा गया था। तो यह किसने दिया था? एक केमिस्ट थे, उनका नाम है आर्हेनियस। तो यह कंसेप्ट आर्हेनियस ने दिया था। आर्हेनियस ने कि जो पानी में पूरी तरह से टूट जाए उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, और जो पूरी तरह से नहीं टूटे उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। तीसरा प्रकार है आपको सांद्रता के आधार पर मतलब
अगर हमारा कहीं जल है उसमें कितना अम्ल है उसके आधार पर, मतलब सांद्रता के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं, सांद्र अम्ल एवं तनु अम्ल। सांद्र अम्ल एवं तनु अम्ल। तो सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? वैसे अम्ल जिनमें पानी की मात्रा कम से कम हो उसे हम लोग सांद्र अम्ल कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। वैसे एसिड जिसमें पानी की मात्रा कम से कम हो। इसके साथ साथ दूसरा है तनु अम्ल। तो वैसे अम्ल जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो उसे हम लोग तनु अम्ल कहते हैं। और इंग्लिश में इसे हम लोग डाइल्यूट एसिड कहते हैं। तो अब इन्हें लिखने का विधि, जैसे मान लीजिए कोई भी अम्ल है तो उसमें डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड हो सकता है, मतलब सांद्र या तनु अम्ल हो सकता है। तो जैसे HCl है तो HCl का हम लोग इंग्लिश में लिखना हो तो क्या लिख देते हैं? शॉर्टकट में कॉन्क लिख देते हैं। या इसी को हिंदी में लिखना है तो हम क्या कर देंगे? HCl सांद्र लिख देंगे। इसी तरह H2SO4 है तो H2SO4 क्या लिख कर देंगे? कंसंट्रेटेड, या हिंदी में क्या लिख देंगे? सांद्र लिख देंगे। इसी तरह नाइट्रिक अम्ल है तो HNO3 हम लोग सांद्र लिख देंगे। इसी तरह अगर हमें डाइल्यूट अम्ल लिखना है तो डाइल्यूट अम्ल मतलब तनु अम्ल, तो हम क्या कर देंगे? HCl, इंग्लिश में हम क्या करते हैं? DIL, डाइल्यूट, शॉर्टकट में लिख देते हैं। या HCl हिंदी में क्या लिख देंगे? ब्रैकेट में तनु अम्ल। या H2SO4 तनु, सल्फ्यूरिक अम्ल तनु। इसी तरह नाइट्रिक अम्ल HNO3 तनु। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? यहां सांद्रता के आधार पर अम्ल को दो प्रकार में विभाजित करते हैं, सांद्र अम्ल एवं तनु अम्ल। नेक्स्ट टॉपिक है अम्ल का तनुकरण। अम्ल के तनुकरण से आप क्या समझते हैं? सांद्र अम्ल से तनु अम्ल बनाने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। सांद्र अम्ल से तनु अम्ल बनाने की विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। इस तनुकरण में हम लोग क्या करते हैं कि एक बीकर लेते हैं और बीकर में हम लोग पानी लेते हैं। इसमें हमने पानी ले लिया और इस पानी में हम क्या करते हैं? जो अम्ल होता है एक टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया है अम्ल को, सांद्र अम्ल को, और यहां से हम क्या करते हैं? बूंद बूंद इसमें गिराते हैं और ग्लास रॉड से मिक्स करते रहते हैं। ग्लास का जो रड है उससे हम लोग क्या करते रहते हैं? मिक्स करते रहते हैं, मिलाते रहते हैं, ताकि यहां होता क्या है कि जब अम्ल और पानी अभिक्रिया करता है तो बहुत ही अधिक उष्मा निकलता है और वह उष्मा क्या कर सकता है? इतना अधिक हो सकता है कि हमारा ये ग्लास का पात्र ब्रेक कर सकता है, टूट सकता है, अथवा ये क्या होगा कि अम्ल यहां पर गया और इतना अधिक उष्मा बना कि ये उष्मा के साथ कुछ अम्ल गैस के फॉर्म में आएगा, हमारे कपड़े को जला सकता है, हमारे चेहरे पर काले धब्बे पड़ सकते हैं या चेहरा जल सकता है। अतः हमें क्या करना होता है कि इसे बूंद बूंद गिराते हैं और ग्लास रॉड से मिक्स करते रहते हैं। इसके अलावा आप दूसरा सोच सकते हैं कि बीकर में हम क्यों नहीं अम्ल ले लें, यहां अम्ल ले लें और अम्ल में हम क्या करें? बूंद बूंद पानी गिराएं। यहां बूंद बूंद आप पानी गिराने को सोच सकते हैं कि हम बूंद बूंद पानी गिराएंगे, तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये विधि आपको प्रेफर्ड नहीं है, यही विधि सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहां पर जब दोनों केस में अधिक उष्मा बनेगा, लेकिन उष्मा बनने के बाद देखिए यहां पर क्या होगा? एक ही बार में जब हमने पानी डाला उसी मोमेंट पर अधिक उष्मा बनेगा और वहां से थोड़ा सा भी अम्ल अगर गैस के रूप में परिवर्तित होकर उड़ेगा तो हमारे कपड़े को जला सकता है अथवा हमारे जो चेहरा है उसको जला सकता है। तो हमें इस केस में क्या होगा? जब हम डालते हैं अम्ल को बूंद बूंद और मिलाते रहते हैं तो पानी यहाँ अधिक मात्रा में है और पानी के पास उष्मा को अवशोषित करने की बहुत ही अधिक क्षमता है। क्या बात है? यहाँ पानी के पास उष्मा को अवशोषित करने की बहुत ही अधिक क्षमता है। अतः जो अधिक उष्मा बनेगा उसको पानी अवशोषित कर लेगा और यहाँ गैस बनने की संभावना कम है और ग्लास का पात्र टूटने की संभावना कम है और हमें जलने की भी संभावना कम है। परंतु इस विधि में अधिक उष्मा बनेगा, ग्लास का पात्र टूट सकता है और हमारे चेहरे पर भी गैस के रूप में अम्ल आ सकता है। अतः यह आप ध्यान देंगे
क्योंकि यह प्रश्न बार बार पूछता है कि हम लोग तनुकरण विधि में हमेशा पानी में अम्ल को मिलाते हैं जबकि हम लोग अम्ल में पानी को नहीं मिलाते हैं, ऐसा क्यों? इसका संक्षिप्त वर्णन करें। तो ये बार बार पूछा जाता है। तो आज इतना ही। अगले क्लास में हम लोग अम्ल का प्रकृति तथा क्षार का प्रकृति का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।